हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत। नहीं देखिए, लास्ट दो क्लास से हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, आज फिर हम लोग तीसरा दिन है एमसीक्यू सीरीज का और चलते हैं कहाँ एमसीक्यू सीरीज करने। आइए चलते हैं क्या क्लास में, है ना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है आपको, कॉमर्स वाला भैया भाई NWB, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वही मिलेगा। उसके साथ साथ चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि आपका यूजीसी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो वो सारा का सारा स्टेट लेवल का जितना भी एग्जाम हो वो यहाँ पे उसका प्रिपरेशन कराई जा सके। उसके साथ साथ क्या करना है, आपको इस नंबर पे कर लेना है व्हाट्सएप अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो, है ना। चलिए, ये हमारा पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट का हम कर रहे हैं मिक्स टाइप क्वेश्चंस, डे नंबर है 3rd। चलिए आइए पहला नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चंस आपका आ जाता है। सबसे पहले बात करें तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया, बोला इसको मैच करके बताइए क्या होगा। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में सबसे पहला ऑप्शन है नामा, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस कहा जाता है नामा को, है ना। एग्रीकल्चर से के अलावा जितने भी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट है जिससे रिलेटेड डील करता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके बारे में बात करा गया। तो नामा किसके लिए है, नामा इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मतलब नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से छोड़कर। तो एक का हो जाएगा 2। GATTS जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड्स की बात कर रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज से ये देखो ये इसका हो जाएगा 2 का 3rd। ट्रिम्स की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट मेजर्स के लिए, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट मेजर्स के लिए। तो इन्वेस्टमेंट मेजर्स कहां है भैया, ये देखिए इसमें है। और बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, तो भैया ये देखिए तो आपका आईपी ये है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये है। तो आ जाइए, ए का 2, बी का 3rd, सी का 1, डी का 4, यानी कि 3rd नंबर क्या आंसर हो जाएगा इसका, 3rd नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। तो एक बात बताइए, ये सबसे पहले ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड का या बिजनेस का, तो कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम अनुभव रखने वाले उद्यम के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। आप एंट्री लेते हैं, जैसे मान लो हम डोमेस्टिक में, हम अभी इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट हमें इंटरनेशनल लेवल लेके जाना है तो आप सोचोगे ना भैया कौन सा ऐसा तरीका होगा, कौन से रास्ते के थ्रू हम जाएंगे जो सबसे पहले हमारा लॉन्चिंग हो जाए, इजी तरीके से हो जाए, है ना। तो वो मोड कौन सा होगा, क्या वो एक्विजिशन मोड होगा, क्या वो स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, क्या वो ज्वाइंट वेंचर होगा, क्या वो एक्सपोर्टिंग होगा। तो सबसे इजीएस्ट मोड है एक्सपोर्टिंग, बोलते हैं उसको, निर्यात करना। इसमें क्या होता है कि हम अपनी कंपनी में जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं वही प्रोडक्ट हम फॉरेन में भी जाके क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं। बाकी तीनों जो है वो भी मोड ऑफ क्या है सर, मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है एंट्री का, लेकिन ये इससे ज्यादा इजी नहीं है। एक्सपोर्टिंग सबसे ज्यादा और सबसे कम एक्सपीरियंस वाला चीज है जिससे आप इंटरनेशनली जा सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3rd, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हैज लॉस्ट इट्स शीन कंसीक्वेंट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉ इन इंडिया। तो बोल रहा है कि भारत में जीएसटी कानूनों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस नीति ने अपनी चमक खो दी है। तो इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में ये सारा होता था, अब ये नहीं है, खो दिया है। कह रहा है ईपीआरजी फ्रेमवर्क, अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस में तो भैया एक फ्रेमवर्क है, जैसे स्टेजेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन है ना जी। क्या होता है सर स्टेजेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, इसका मतलब हुआ कि आप किस किस स्टेज में बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं अपने देश में, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मल्टीनेशनल होता है, फिर ग्लोबल होते हैं और फिर ट्रांसनेशनल होता है। ये मैंने इंटरनेशनल बिजनेस का रिवीजन सीरीज उसमें सारा करा रखा है, तो आप वहां जाके पूरा का पूरा एक मैराथन आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो वो जो स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन है उसी पर पर्ल मटर नाम के किसी आदमी ने ईपीआरजी फ्रेमवर्क दिया, जो एथनोसेंट्रिक, पॉलिसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशंस की बात करता है। और ये कुछ नहीं है, ये वही का वही इंटरनेशनल बिजनेस का इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन है। एथनोसेंट्रिक मतलब क्या हो गया सर, इंटरनेशनल, पॉलिसेंट्रिक मतलब मल्टीनेशनल, रीजियोसेंट्रिक मतलब ग्लोबल और जियोसेंट्रिक मतलब ट्रांसनेशनल की बात कर रहा है। ये बात समझ में आया जी सर। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन नहीं
है ना। तो ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। कह रहा टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड नाम ही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे रिलेटेड काम तो ये करेगा। तो ये तो फंक्शन है, पूछा है कौन सा नहीं है। टू सेटल द डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज, बिल्कुल बात सही है। अगर भाई साहब ये बिजनेस करा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, तो झगड़ा भी यही सॉल्व करेगा। टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सर ये इसका नहीं है, क्योंकि ये काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और इसके पीछे क्या रीजन है, ये मैंने बताया था आपको, क्या कि WTO 3 बॉडीज है जो अपने इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, एक IMF, एक WTO और एक जो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड में जो भी आपका वर्ल्ड वॉर की वजह से जो कंट्री बर्बाद हो गई वर्ल्ड कंट्री से, उसको फंड देने का काम करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल बिजनेस में आपका इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो काम करने का कहता है कि भैया इंटरनेशनल लेवल पर हम फ्री फ्लो कर सके गुड्स का। और बात करें IMF, तो वो जो नेगेटिव BOP फेस कर रहा है उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका यूज किया जाता था। तो उसमें ये आपका 3rd नंबर आ जाएगा किसमें, IMF में। टू कैरी आउट द पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, हाँ ये भी काम किसका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो यही आंसर, यानी कि ये तीनों को हटा के 3rd नंबर कर लीजिए। यही 3rd नंबर जो है आपका बेसिक फंक्शन नहीं है WTO का, बाकी तीनों इसके फंक्शंस हैं। बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, एक असर्शन एक रीजन है। चलिए स्टेटमेंट देख रहे हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर सेट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, ताकि प्रोसेस एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कंजम्पशन तक में इसका यूज किया जाता है। बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल मार्केटिंग चैनल्स, जितने भी मार्केटिंग चैनल्स है हैव पोटेंशियल, उनमें पोटेंशियल है किसी फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन रिजल्टिंग फ्रॉम गोल इनकम्पैटिबिलिटी। बिल्कुल बात ये भी सही कह रहा है कि सभी अपने चैनलों में लक्ष्य असंगति के परिणाम स्वरूप संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की संभावना होती है। तो बोल रहा है दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलो ट्रू लाभ समझ में आया ना जी। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन अ स्मॉल बट स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, इसको नीश मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नीश मार्केटिंग। जब हम पूरा का पूरा मार्केट में से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको सिर्फ इसी सेगमेंट पे काम करना है, दैट इज कॉल्ड नीश मार्केटिंग। क्या बोलते हैं इसको, नीश मार्केटिंग, है ना। चलिए तो ये हो गया नीश मार्केटिंग। अब चलिए कह रहा है व्हाट आर द करेक्ट सीक्वेंस इन, क्या करेक्ट सीक्वेंस है किसके लिए, तो ये मार्केटिंग का एक मॉडल है। कौन सा मॉडल है, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। उसमें बोला गया है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, है ना, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और एक्शन, दैट इज कॉल्ड परचेज। तो उस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। आइए सबसे पहले अवेयरनेस, इंटरेस्ट, फिर है लाइकिंग, फिर है प्रेफरेंस, फिर है कन्विक्शन और फिर है एक्शन। तो यानी कि सी वाला है CEADB, या देख लो, है ना, अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और परचेज, दैट इज एक्शंस। तो यह आंसर हो गया 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 9, है ना। कह रहा है दो आपका स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन दिया गया है ना। चलिए उसके बारे में देखते, कह रहा है देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स व्हेन ए न्यू पार्टनर गेट्स इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स। ये बात बिल्कुल सही है, जब आप कोई नया पार्टनर एंट्री करता है तो भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनना तय है। रीजन क्या कह रहा है, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर द सर्टेन शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जब नया पार्टनर एडमिट करता है कुछ शेयर प्रॉफिट के लिए, ठीक है, तो द कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी रिड्यूस्ड। ये बात बिल्कुल सही है, जो ओल्ड पार्टनर का जो शेयर है वो अपना हटा लिया जाएगा। तो दोनों का दोनों सही है, दोनों करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है एक दूसरे को। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखिए पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो था वो पूछता था नॉर्मल वाला, लेकिन अब जो है इंड एस पूछा जाता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें इंड एस 1 का,
तो इंडेस 1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम बात करें इंडेस 12 का तो वो बात करता है इनकम टैक्स का। अगर हम बात करें इंडेस 24 का तो वो बात करता है रिलेटेड पार्टली डिस्क्लोजर का, और इंडेस 34 इंटेंजिबल एसेट्स का। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, एक का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी कि सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर आंसर। चलिए अगर हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन का, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू एडिडिटी प्रिंसिपल implies in which of the following method of capital budgeting। तो भाई साहब इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में ही तो वैल्यू एडिशन होता चला जाता है। बात समझ में आया जी सर, है ना। चलिए तभी तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। ये हो गया एनपीवी मेथड। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स दिया गया, आइए देखिएगा। कह रहा है इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू अचीव द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बिल्कुल बात सही है, एक आपका डिविडेंड पॉलिसी जो इंपॉर्टेंट टूल है आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव करने के लिए, तो पहला तो सही है भाई। दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो फॉर ए ग्रोथ फॉर्म इज 100% है। वॉल्टर ने कहा भाई ऐसा नहीं है, आर अगर ज्यादा है के से तो भैया काहे का पे आउट रेशियो, पे आउट नहीं रिटेंशन रेशियो 100% है, पे आउट रेशियो कितना है 0%। तो यही आपका गलत है, फॉल्स है स्टेटमेंट। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका क्या है, यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो यही होगा। नेक्स्ट देख लो क्या कह रहा है, एमएम मॉडल असेस दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इज नॉट अफेक्टेड वेदर द फर्म पेज डिविडेंड और नॉट। ये बात तो बिल्कुल सही है कि डिविडेंड पे करने या ना करने से एमएम मॉडल कहता है कि भैया इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है अर्निंग पे। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स नहीं है। बर्ड हैंड थ्योरी जो है डेवलप मॉडर्न गॉर्डन के द्वारा किया गया, ये भी सही है। तो आपका गलत एक ही स्टेटमेंट है जो है सेकंड नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश ये इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 14 कहता है डैश मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ बेनिफिट दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो भैया कौन इग्नोर करता है, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो था वो इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या इग्नोर करता है, नहीं सर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही कहता है कि भैया हमको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, वेल्थ से मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा भाई ट्रू है देख लेते हैं। द पेबैक पीरियड मेथड कंसीडर ऑल कैश फ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट। क्या बात कर रहे हो सर, पे बैक पीरियड कभी भी ऑल कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता है। वो कितना तक करता है, जब तक उसका कैश आउटफ्लो हुआ कैश इनफ्लो उतना आ जाएगा, उसके बाद की चीजों से उसका बाद के पैसा से पे बैक पीरियड को कभी कोई मतलब रहा ही नहीं है ना। इसका एग्जांपल मैंने देके बताया भी था कि अगर मान लो हमने 10 लाख रुपया लगाया और 2.5 लाख रुपया 5 साल में मिलना है, तो 10 लाख रुपया अगर 4 ही साल में पूरा हो गया तो वो 2.5 लाख रुपया नेक्स्ट 5वां साल वाला को ये कंसीडर नहीं करेगा। 10 ही लाख इसका मिल गया, इसका काम बन गया, इसलिए तो ये इसके लिए क्या होगा, ट्रू नहीं है, ये गलत हो गया। तो जिसमें ये हटा दो, ये गया है ना। अब चल तो कह रहा था पेबैक पीरियड मेथड कंसर्न मोर विद द रिकवरी कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी। यही तो बात मैं कह रहा था अभी कि प्रॉफिट को ये कंसीडर नहीं करता, ये सिर्फ कॉस्ट को कंसीडर करता है। 10 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट किया तो 10 लाख जैसे वापस आ गया, बात सही है, उसके बाद प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी होगा ही होगा, तो बी तो है ही। नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट्स नेट एडिशन टू द वेल्थ ऑफ शेयर। ये बात एनपीवी वेल्थ ऑफ क्या बोलते हैं, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स की बात तो करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी बी और सी सही हो जाएगा। डी आपको देखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा है एआरआर मेथड इनकॉर्पोरेट रिस्क एज वेल टाइम वैल्यू नहीं, ये भी नहीं करता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है अब मार्केट फॉर बोरोइंग लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर अ पीरियड 1 डे टू 14 डेज, तो 1 से 14 दिन तक के लिए जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं नोटिस मनी। क्या बोलते हैं, नोटिस मनी मार्केट, है ना। देखो इसमें 3 होता है, याद रखना, CNT कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी।
कॉल मनी की बात आएगी तो एक यानी कि 24 आवर्स याद रखो, एक दिन। 1 से 14 दिन की बात करें तो नोटिस मनी, और 14 दिन से 365 डेज की बात करें तो उसको बोलते हैं टर्म मनी, सीएनटी। याद रखना क्या, सीएनटी। चलो ये देखो, कॉल मनी 1 से दिन, नोटिस मनी 2 से 14 दिन, और 15 से दिन से 1 ईयर तक, ये क्या है, नोटिस मनी। वही बात है, 14 के बाद 15 ही आएगा ना, तो यहाँ 14 के बाद वाला डेट भी कंसीडर किया, एक ही चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इश्यू ऑफ प्राइस ऑफ कॉमर्शियल पेपर। भैया कॉमर्शियल पेपर जो इशू होते हैं तो वो कितने के लाख के इशू होते हैं? सर मिनिमम 5 लाख के इशू होते हैं, और 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कह रहा है अनसिक्योर्ड मनी मार्केट है, क्योंकि किसके द्वारा इशू जाता है? सर कॉर्पोरेट इशू करती है इसको, क्या ना, कंपनी इशू करती है। सिक्योर्ड का मनी मार्केट कौन सा होगा? जिसको गवर्नमेंट इशू करती है ना, बिल्स वगैरह इशू होता है, जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट वाले होते हैं वो। कब आया था इंडिया में? 1990 में आया था, है ना। गवर्नमेंट बाय गाइडलाइंस फिफ्मा इन कंसल्टेशन, आरबीआई की कंसल्टेशन के बाद इशू करती है। कैन बी इशूड बाय कॉर्पोरेट प्राइमरी डीलर्स, है ना। मिनिमम अमाउंट 5 लाख का होता है, मैक्सिमम अमाउंट जो है नो स्पेसिफिक कोई लिमिट दिया गया है ना। मैच्योरिटी पीरियड होता है 7 दिन से 1 साल के लिए, और कैन बी इशूड बाय डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी इशू किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ईएसओपी का फुल फॉर्म बोला गया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, दैट इज बी। क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना, बी। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इंडियन कैपिटल मार्केट का कौन सा फीचर नहीं है, देखते हैं। कह रहा है को प्रमोट स्टेट लेवल वेंचर फंड, क्या ये सब बात है क्या? तो यही तो, ये फीचर तो नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, सर ये फीचर है कैपिटल मार्केट का। लिंक बिटवीन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी है। यूटिलाइज इंटरमीडिएट, ये भी है। तो यही है जो नहीं है फीचर्स का, बाकी तीनों है। तो आंसर हो जाएगा पहला। ये देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना, लिंक बिटवीन बॉरोवर लेंडर, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्यूरेट टाइमली, इंक्लूड्स प्राइमरी मार्केट, सेकंड मार्केट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, प्रोवाइड लिक्विडिटी, वेरिटी ऑफ रिस्क। ये क्या है? कैपिटल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला जो है स्टेट लेवल वेंचर फंड, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं का 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्राइमरी मार्केट द फर्स्ट टाइम इशूड शेयर टू बी पब्लिकली ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट इज कंसीडर्ड। इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, आईपीओ, है ना। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब हम पहली बार किस प्राइमरी मार्केट का में क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे चले सर। बिल्कुल चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है द राइट विच गिव्स द राइट टू कंज्यूमर फ्रीडम टू चूज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, उसको बोलता है राइट टू चूज। क्योंकि बोल रहा है वो अधिकार जो उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद को चुनने का स्वतंत्रता देता है। तो भैया राइट टू, ये चुनने का अधिकार ही बोलेंगे ना इसको, राइट टू चूज, दैट इज चुनने का अधिकार। चलो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज ए कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड। तो देखो यहाँ पे ना, जब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 लेवल पे आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो जुरिस्डिक्शन में। एक तो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल, और तीसरा जो है आपका सेंट्रल लेवल पर। यहां पूछा है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इसका पहले वैल्यू जो था वो सर 10 लाख था, अभी 1 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 1 करोड़, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं। 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो फिर स्टेट में जाएगा। मैं दिखाता हूं, लिखा होगा, है ना। मैंने इसका चार्ट बनाया, ये देखो बड़ा बढ़िया चार्ट है, इसको ध्यान से समझो। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, आपको अच्छा दिखेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1996 में, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां में डायरेक्टली मैं यहां आता हूं, ऊपर वाले को देख लीजिएगा, है ना। इसके लिए कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। यहाँ पे सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई स्पेशल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, आपको यही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। 1986 नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको, है ना। आप देखिए जो जुरिस्डिक्शन की बात थी कि डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक था, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़ तक था, और नेशनल में 1 करोड़ से ऊपर वाला सब नेशनल लेवल पे जाता था। ये 1986 के हिसाब से। अब के हिसाब से देखें तो डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़, और नेशनल में 10 करोड़ से ज्यादा। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई ई कॉमर्स के लिए प्रोविजन नहीं था। यहाँ पे ऑल रूल्स डायरेक्ट टू सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स के लिए भी हो गया। ठीक है। यहाँ नो लीगल प्रोविजन, और यहाँ पे कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, मीडिएशन के थ्रू भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें चेंजेस आई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट वाज इको फ्रेंडली। क्या बोल रहा है? पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट वाज इको फ्रेंडली एंड
had details like price, quantity, ingredients, directions for use and other relevant information which right of consumer discussed in this statement। देखो कोई एक पैकेज है, प्रोडक्ट है, उसमें वो इको फ्रेंडली है और वहां पे डिस्कस किया गया प्राइस, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन फॉर यूज, कैसे कैसे यूज करना है, वो सारा चीज बताया गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट टू बी इन्फॉर्म, कि आपको इन्फॉर्म किए जाने का अधिकार है कि इसमें क्या क्या, जैसे मान लो कि चिप्स खरीदते हो तो उसमें क्या क्या मिला हुआ है, आपको जानने का अधिकार है। तो इसको बोलते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म, सूचित होने का अधिकार। क्या कह रहा है, उत्पाद का पैकेज पर्यावरण के अनुकूल था, इसमें कीमत, मात्रा, सामग्री, उपयोग के लिए दिशा निर्देश और अन्य प्रासंगिक जानकारी जैसे विवरण थे। इस कथन में उपभोक्ता के किस अधिकार की चर्चा की गई है, तो दैट इज कॉल्ड सूचित होने का अधिकार। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, आइए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन सा सही नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल कंसिस्ट अ लेडी सोशल वर्कर, बिल्कुल होना चाहिए एक लेडी, ये बात तो सही है। स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, ये भी बात बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट का जज या सिविल कोर्ट का जज होना चाहिए कम से कम। डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल कंसिस्ट 4 मेंबर, नहीं सर यहाँ पे 2 मेंबर होते हैं और 1 प्रेसिडेंट, तो 3 होता है, 2 ये 4 नहीं होता है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट, तो यही तो सही हो गया ना, इसके लिए नॉट करेक्ट पूछा, कौन सा गलत है, तो यही गलत है, आंसर हो जाएगा क्या 3, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 3। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन shall hold office for such term as specified but not exceeding dash years from the date of which enters upon his office। देखो राष्ट्रीय आयोग का जो अध्यक्ष है और जो सदस्य निर्दिष्ट हुआ है अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, लेकिन उसके पद ग्रहण करने की तारीख से कितने वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे, तो भैया वो होता है मैक्सिमम 5 साल। कितना होता है 5 साल, 5 साल से ज्यादा आप नहीं रह सकते हैं। अगर आपका एवरेज पूरा हो गया, मान लो एज आप 62 साल की उम्र में ज्वाइन की है, ठीक है, तो आप 3 साल और रहेंगे, या जो मैक्सिमम हो जाएगा 65 साल तक का है कि डेट 5 साल पहले पूरा हो जाए या फिर 65 साल पूरा हो जाए, वैसा वाला कहानी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क देन ग्रुपिंग देम इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड, क्या, इसको डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं, कि जब प्रशासन के प्रयोजन के लिए कार्य को विभाजित करने के लिए और फिर उन्हें इकाइयों और उप इकाइयों में समूहित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, विभाग, डिपार्टमेंट। तो है ना, बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया कि भैया ये तुम्हारा परचेज डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये रिसर्च डिपार्टमेंट, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, विभाग कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, विभाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, मैनेजर शुड हैव राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट। एक मैनेजर को, किसी प्रबंधक को किसी अधीनस्थ अपने नीचे वाले को जानबूझकर किसी वैध आदेश का पालन ना करने पर दंडित करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसे अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अधीनस्थ को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद ही दंडित करने का अधिकार होना चाहिए। इन पंक्तियों में किस सिद्धांत की चर्चा की जा रही है, यह बात ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, अ मैनेजर शुड हैव राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट for willfully not obeying the legitimate order but only after sufficient opportunity has been given to a subordinate presenting his or her case। ठीक है, कह रहा which principle is being discussed in this line, इसको बोलते हैं ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एक इंसान को पावर है तभी वो जाके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेगा तब फिर उसको राइट है क्या, कि भैया वो उसको आपको क्या कर सकते हैं, उसको ये सजा दे सकता है, दंड कर दे सकता है, नहीं जी सर, दैट इज कॉल्ड ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आइएगा, ध्यान समझिएगा, कह रहा है each participant in a formal organization should receive order from and be responsible to only one superior, that is called unity of command। याद रखिएगा, which principle of Fayol के प्रिंसिपल हाईलाइट करता है ये स्टेटमेंट को, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि कभी भी एक इंसान से एक ही इंसान को ऑर्डर दिया जाना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 29 कह रहा है वन हेड वन प्लान। तो वन हेड वन प्लान की बात अगर करें तो वो होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसी बेस पर आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल्स होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड वन हेड वन प्लान, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, कह रहा है द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉई
विच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। ध्यान से मैं हिंदी में एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है किसी संगठन के हितों को किसी एक व्यक्तिगत कर्मचारी के हितों से ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इस कथन का फेयोल का किस सिद्धांत पर ध्यान है। देखो इसको बोलते हैं सबऑर्डिनल टू ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब अगर तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ना, उसको साइड रखो, ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है उसको अपने पास रखो और उस बेस पर अपना इंटरेस्ट बना लो। ये होता है सी नंबर। क्लियर है बात जी सर? तो ये बात है आपकी सी नंबर की। लीजिए जी, हो गया, कहानी खत्म है ना? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।